तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैक्सिमम बच्चे, जो एक टारगेट था संस्थान के द्वारा एक तय किया गया था फी जमा करने का, उसमें मैक्सिमम बच्चे फी जमा कर दिए। और शायद ये बड़ी इस संस्थान के लिए और आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है, क्योंकि टाइम जो इन्वेस्ट होता था वो आज से नहीं होगा। मिल गया आपका? क्या मिला? कॉल पे तो बोला है स्क्रीनशॉट भेजा। अच्छा, तो मेरी ज्यादा टाइम हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आइए आज नहीं है, शुरू करेंगे टाइम से बिल्कुल। उससे पहले कल जो हम लोग पढ़े थे इटली के एकीकरण में कौन काबुल का योगदान पढ़ लिया, और गैरीबाल्दी का योगदान क्या है उस पर थोड़ा फोकस डाले थे हम। बता भी दिए थे, बता दिए थे, और उसको लिखाना है मेरे। तो एक बार ध्यान दीजिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो शायद आपको मालूम है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। 10 ए बैच है अभी, नहीं 10 ए है, और इसमें इतिहास पढ़िएगा। अभी आप क्या पढ़िएगा? इतिहास। और चैप्टर कितना? चैप्टर ए या इकाई ए। आपके बुक में इकाई है तो इकाई ही दीजिए। इकाई कितना? इकाई 1 का शेष। कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे पॉइंट हो गया है, शेष जो बचा हुआ है उसको आज पढ़ना है आप लोगों को। तो इसका जो हम लोग ये भी ज्ञात है आप यूरोप महादेश में अभी हैं, और यूरोप महादेश के एक देश है कौन? इटली। वहीं पर है, और इटली जो बिखरा हुआ था वो कैसे एक हुआ उस पर चर्चा चल रहा था। और उसमें हमने बताए थे कि इटली को एक करने में 3 व्यक्ति का अहम योगदान है। मेजनी, गैरीबाल्दी। और आज सबसे लास्ट वाला जो है गैरीबाल्दी, उसका योगदान हम बताने के लिए जा रहे हैं ना। अर्थात ऊपर में पॉइंट होगा, कौन लिखा थे? अच्छा, दोनों का बताया है थे, लिखाएंगे तो हम 1 मिनट और टाइम बर्बाद करेंगे। दोनों का संक्षेप में भी पुनः फिर एक बार कर लेते हैं, बस छोटा सा। सबसे पहले तो ऊपर में हम लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में काबुल का योगदान, ये पढ़ेंगे हम। नहीं तो हमने कल बताए थे आप लोगों को, ये काउंट काबुल जो थे, ये काउंट काबुल इटली के एक राज बताए थे आप लोगों को, सार्डिनिया पीडमोंट। नहीं बस सार्डिनिया माउंट। मतलब ये राज्य का नाम है। किसका राज्य का नाम? और इसी यही जो राज्य थे, इसी के शासक थे कौन? ये थे शासक। हो गया? कौन काबुल क्या थे? शासक थे। नहीं मिस हो गया। ये था प्रधानमंत्री थे। ये कौन? काबुल। और वहां के शासक थे विक्टर एमेनुअल। तो ये बना था प्रधानमंत्री कितने ईस्वी में? याद होगा? 1852 ईस्वी में काउंट काबुल सार्डिनिया पीडमाउंट जो इटली के मजबूत राज्य है उसके प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने क्या किया? बिखरे हुए इटली को एक करने के एक प्लान बनाया था, और वह प्लान किस पर आधारित था? दोस्ती पर आधारित था। वह प्लान किस पर आधारित था? दोस्ती पर आधारित था, और दोस्ती के द्वारा वो प्लान को अंजाम देना चाहता था। अर्थात इटली के जो
दो दुश्मन थे, ऑस्ट्रिया और एक था फ्रांस। इन दोनों दुश्मन थे और इन दोनों दुश्मन को में से तुलना किया और कौन काबू को लगा कि सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इन्होंने फ्रांस से दोस्ती की। और फ्रांस से भी कैसे दोस्ती किया? उस समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा था फ्रांस और क्रीमिया के बीच। और ये कौन काबू में क्या किया? बिना फ्रांस के मांगे, बिना फ्रांस के आग्रह से ही इन्होंने अपनी सेना को भेज दिया। किसके तरफ से? फ्रांस के तरफ से। और उसमें फ्रांस की जीत भी हुई थी मैडिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस जब जीत गए तो कौंट काबूर को क्या कहे, तमाचा देने कहिए, वेटेज देने कहिए, वैल्यू देना कहिए, वो देने लाजमी हो गया इसको। और इसी बीच इसका तो ये तो मनसा दूसरा लेके लड़े, इसके साथ हुए थे और फिर कुछ ही दिन में अपना मनसा जाहिर किया कि मैं इसको भगाना चाहता हूँ। और ये इसका भी दुश्मन था ही ना, मतलब जब एक देश में दो को था तो उस दुश्मन था ही। और माइडियर ये दोनों मिलकर इसको पीछे धकेल दिया। और हमने बताए थे कि कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अपने दोस्त का भी विवश कर दिया इटली को छोड़ने के लिए। माइडियर यहाँ पर एक छोटा सा, मैं बिल्कुल नजर गड़ाइए यहाँ पर। यार तुम लोग क्या पूरा गड़ा दो यार, ऐसे सुबह सुबह प्रैक्टिस करो इस पर, ऐसे देख के इस पर आंख रखो, आंख पलक नहीं झपकना चाहिए, इसका पीछे वाला कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, बहुत मान बन जाएगा। क्योंकि तुम लोग आंख इधर चमकते पमकते रहता यार। अच्छा, मैं बात कर रहा था इटली के दो भाग, एक तो उत्तरी, एक दक्षिण। तो उत्तरी इटली में ये साहब कौन? देखो कितना मजा से पढ़ा जाता है काबूल। ये साहब उत्तरी इटली को पहले ऑस्ट्रिया को भगाया, फिर फ्रांस को भगाया और उत्तरी इटली को लगभग एक कर दिया। लगभग क्या क्या? एक कर दिया माइडियर। और यहाँ और अब आइए इस दक्षिणी इटली में। दक्षिण इटली में तहलका कौन मचाया? जो लिखाना है गेरिबाल्डी। और हमने बताए थे कि गेरिबाल्डी पेशा से नाविक थे और उसमें राष्ट्रप्रेम की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। अतः साथ ही साथ मैंने बताया था कि एक मिनट साथ ही साथ मैंने बताया था कि इसको तलवार चलाने की बहुत शौक था। अर्थात ये समझ सकते हैं कि खुराफाती ब्रेन वाला था। तो दोस्त भी कौन था इसका? खुराफाती ब्रेन वाला। और इनमें देश प्रेम की जो भावना इतना भरी हुई थी, इसको लगा कि ये कौन काबूल क्या है, मैं सबको भगा दूंगा, सबसे जीत लूंगा, पूरा अकेले कर दूंगा। और इन्होंने भी प्लान बनाया इटली को एक करने का। अपने प्लान में इन्होंने क्या किया? अपने जितना मित्र थे खुराफाती ब्रेन का सबको मिला के क्या किया? एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था सशस्त्र सेना, हथियारधारी सेना। और उसके बल पर जानते हैं, एक चीज सुनिएगा, कुछ ये लोग हैं जो मारपीट से डरते नहीं। रोड पर तो खूब बोल लगा, मारपीट वाला जब बारी आती है ना तो कोई नहीं चाहता है मार खाने के लिए। रोड पर देखते हो कर जाता है, पुलिस जो मारने लगता है तो कुछ एक कट जीव है जो पुलिस के डट जाता है, नहीं तो सब भाग जाता। तो ये जो मारपीट बड़ी बेरहमी से मारता था, तलवार भाला फुर्सा लोगों को, विदेशी शासक को रात को एकदम आधा कान को काट देता था, छोड़ देता था, आधा मुड़ी जिंदा छोड़ देता था, वो तरफ तरफ के मरता था। वो सब देख के इसके कारनामे से इस दक्षिणी इटली से सब खाली कर दिया। बिना बहुत जगह लड़ाई नहीं किया, लेकिन इसके दहशत से ही भाग गए। तो ये बिल्कुल गेरिबाल्डी बड़ी आसानी से दक्षिणी इटली को घेर लिया, मैंने एकीकृत कर लिया। कौन काबूल? उत्तरी इटली को कर लिया। अब देखिए, अब लगभग विदेशी भाग गया था। भाग गया था। इस बीच में बच गया था माइडियर ये दो क्षेत्र, रोम और वेनेसिया। रोम और कौन था? वेनेसिया। ये माइडियर इस बीच में था। अब लगभग विदेशी खत्म। एक कौन काबूल, दूसरी तरफ गेरिबाल्डी। ये दोनों का उद्देश्य एक ही, लेकिन रास्ता अलग था।
अब देखिए इस पर रोम और वेनेसिया पर अधिकार करने के लिए ये भी प्लान बनाया और ये भी प्लान बनाया, दोनों बनाए, और दोनों जब वहां अधिकार करता तो दोनों आपस में ही टकराता। लेकिन इस परिस्थिति में गैरीबाल्डी अपना उदारता दिखाया, और गैरीबाल्डी क्या किया, कॉन्ट काबूस के सामने आया, मीटिंग किया और कहा कि भाई आपका भी उद्देश्य वही और मेरा भी उद्देश्य वही, दोनों आदमी का उद्देश्य यही है, अतः मैं अपना जितनी भी जीते हुए क्षेत्र हैं वो आपको मैं सुपुर्द कर रहा हूं, उसमें भी बिना कंडीशन, कोई शर्त नहीं। मैंने बताया था उस पर कॉन्ट काबूस गैरीबाल्डी को ऑफर भी दिया कि आप जो सरकार गठित होगी तो आप बताइए कौन सा पोस्ट लेंगे, होम मिनिस्टर लेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे कि राष्ट्रपति बने, क्या बनेंगे आप वो बताइए। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मेरी इच्छा थी इटली के एकीकरण में मेरा योगदान हो, और मैं आज योगदान ही नहीं पूरे क्रेडिट हमको जाता है, क्योंकि मैं इस समय अगर सुपुर्द कर रहा हूं तो मेरे कारण से इटली का एकीकरण हो रहा है या शीघ्र हो रहा है, या एकीकरण की सारी बाधाएं दूर हो रही है। इनके प्रयास से अर्थात गैरीबाल्डी की उदारता के प्रयास से शीघ्र ही 1871 ईस्वी में, याद होगा आप लोग को, 1871 बिखरे हुए इटली क्या हो गया, एक हो गया। मैंने कल इस पर डिस्कस किया था, देख रहे हैं अभी 3 मिनट 4 मिनट में इतना बोल दिया, कल नहीं तो नेक्स्ट दिन अभी तक जो पढ़ाए हम लोग ये फीयू के चक्कर में कितना पीछे चल रहे थे। देखिए जब तक क्लास शुरू होता है तो 2-3 को पॉइंट हो जाएगा, मतलब रियल में क्लास आज से शुरू हुई आप लोग की, आज से हम आप लोग का क्लास शुरू किए मोटा मोटी, तो आपने दोनों चीज समझ गए। और आप लोग कभी भी घबराइएगा नहीं मेडियल कि विदेशी इतिहास है, नाम ताम तो उल्टा पुल्टा रहेगा ना, लेकिन उस नाम को हम इतना बार व्यापो करेंगे ना, इतना रिपीट करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा वही चीज। देखिए धीरे धीरे अब मजा आएगा, आज के बाद और मजा आएगा, समझ गए दोनों। अब एक एक करके लिखना है, इटली के कॉन्ट काबूस का योगदान देखे जाए दीजिए, पहले इसके विषय में लिखा देते हैं जी। ठीक है उस पर लिख दीजिए, नहीं लिखे तो पढ़ने चले उसमें जो है एक बार अब लिखा है, अब आप लोग को लिखना है इटली के क्रम में कॉन्ट काबूस का योगदान लिखिए। देखिए कॉन्ट काबूस 1852 ईस्वी में, देखो अब निकालो ना जल्दी, तभी सकते हैं, एक सेकंड। कॉन्ट काबूस 1852 ईस्वी में, मजा आ रहा है आप लोग को, और मजा आएगा यार। कॉन्ट काबूस 1852 ईस्वी में, ये लिख लीजिए, अगर आपको परीक्षा में याद नहीं रहे ये नाम तो बस माथा पे कीजिएगा, प्रधानमंत्री बना, तब कहीं का तो कहीं का प्रधानमंत्री बना नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं काटेगा, एक ने 100 में मैंने फूल में फूल अंग देगा, आपको याद रखिएगा, वो समझ जाएगा ना कि भाई बीच में दिमाग से उतर गया होगा। क्या लिखे 1800 कॉन्ट काबूस 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट है मेडिया, पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बना और बिखरे हुए इटली को एक करने के लिए, एक विशेष योजना बनाया, अगर आपको थोड़ा सा भी छूटता है ना तुमको पूछो यार,
हम सिलेबस हम पूरा कर लेंगे, आपको छोटा सा भी छूटना नहीं चाहिए समझने के लिए, लिखने के लिए। ऐसे ऐसे मत घुमा दो यार, मैं तैयार हूँ आपके, जिसको ओ आने आता है उसको भी सिखाने के लिए एसएसटी, ठीक ना। ओ आप भी नहीं आता फिर भी सिखा देंगे। तुम मेरे कदम से कदम मिला के चलो, हमको हमसे डरो करो नहीं, इससे बाहर है हम थोड़ा सा जो है रूल नियम तो मेंटेन कराना पड़ेगा ना। इसके अंदर बस एक चीज आप लोग मेंटेन करो कि आपस में बात नहीं करो, ये फीलिंग करो कि आप क्लास में अकेले हैं। यही 50-55 मिनट जो है हमसे बात करो, जो भी समस्या हो हमसे करो। देखना एसएसटी का नहीं स्टार बन के जाएगा यहाँ से, मन करेगा कि कोनो विषय में पढ़ेगा, लेकिन बाद में रिजल्ट यही निकलेगा कि मेरा एसएसटी बेटर है। वो अभी कहेंगे लगता गलती हो सकता है ना, ये भी लिखेंगे यार, उस टाइम कहेंगे जब जाने लगेगा तब पूछेंगे। हाँ क्या लिख रहे थे हम लोग? विशेष योजना बनाया जिसमें जिसमें क्या किया, ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा दुश्मन माना, जिसमें 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 एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को माना, एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को माना, ऑस्ट्रिया को और एक आदमी कॉपी पर देखे तब लगा कि हम ही गलती ऑस्ट्रिया को माना, देखते छोटा सा भूल सब गलती नहीं, ऑस्ट्रिया को माना। ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए नहीं, कोई लिख दीजिए हराने के लिए, ठीक, सब रंग का लिखिए, कोई लिखिए भगाने के लिए, कोई क्या लिखिए हराने के लिए। ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया, फ्रांस से दोस्ती किया, फ्रांस से दोस्ती किया। फ्रांस से दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया को शीघ्र ही पीछे धकेल दिए, शीघ्र ही पीछे धकेल दिया। शीघ्र ही पीछे धकेल दिया। और कुछ ही दिन के बाद कुछ ही दिन के बाद फ्रांस को भी पीछे हटने के लिए विवश किया, फ्रांस को भी पीछे हटने के लिए विवश किया। शीघ्र कैसे लिख दिए, ऐसे लिखे थे, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे क्या लिखे हम लोग? कॉपी में मिस होगा तो फिर हैक तो नहीं करना है ना, पीछे हटने के लिए विवश किया। और इस तरह से
इस तरह से कुछ ही दिनों में, इस तरह से कुछ ही दिनों में उत्तरी इटली क्या हो गया, उत्तरी इटली एकीकृत हो गया। अब किसका लिखेंगे हम लोग, एकीकृत हो गया। उनका मुद्दा, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जस्ट और है यार, अरे भैया सवाल है तो आना तो चाहिए, अच्छी बात है। बस बस ये बता, नेक्स्ट क्या था आपका, हम है गेरिबाल्दी का युग, स्टार मार्क के लिखिए, गेरिबाल्दी का योगदान कहां पर, इटली के एकीकरण में। सब कुछ ध्यान में जाता है। मैरियन इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में, कितना में, 1807 ईस्वी में इस महानुभाव का जन्म हुआ था। वही है, इटली में है ना, इटली के ही रहने वाले। कौन काबुल का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में। मेजनी का हुआ था 1805 ईस्वी में, तो हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग गेरिबाल्दी। देखो बैठिए, एक है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है, उसमें सारा कुंडली सबका लिखा है। आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन आवे ना, उसमें 100 से गुना करके तब रिजल्ट निकाल के रखिएगा, वेट कीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके मन में। ठीक, सारा कुछ प्लानिंग है, ये बच्चे के मन में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, सारा कुछ सेट है, सारा जवाब उसका। चलते हम लोग, क्या बात कर रहे थे, गेरिबाल्दी के, देखो मैरियन गेरिबाल्दी के विषय में मैंने अभी भी चर्चा कर रहा था। गेरिबाल्दी क्या था, पैसे से नाविक थे। देखिए गेरिबाल्दी, मैरियन ऐसा होता है, एक और पैसा, ये पैसा का मतलब ये रुपया पैसा मुद्रा, और एक होता है जिसका मतलब होता है धंधा, काम, व्यवसाय। तो ये पैसा की बात कर रहे हैं, ऐसे लिखेगा। गेरिबाल्दी पैसा से नाविक थे। हाँ सुनो, गेरिबाल्दी पैसे से नाविक थे। पे का सागर, पे का सालब स्वाहा, यो कालिक भी तो चलते आया समझ में, आकर भी तो बात ठीक है, एक भी तो बात ठीक है। गेरिबाल्दी पैसा से नाविक थे, नाविक मतलब नौ चलाते थे, लेकिन उसमें देश प्रेम की भावना, लेकिन उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। अतः
इटली को एक करने के लिए यह भी, अतः इटली को एक करने के लिए यह भी एक योजना बनाई। इटली को एक करने के लिए यह भी एक योजना बनाई। योजना बनाई जिसमें अपने साथियों के सहयोग से सशस्त्र ये सशस्त्र मतलब हुआ हथियारधारी। सशस्त्र सेना का गठन किया। सशस्त्र सेना का गठन किया जिसके बल पर कुछ ही दिन के अंदर दक्षिणी इटली को एक करने में सफल हो गया। दक्षिण इटली को एक करने में सफल हो गया। और रोम वेनेसिया पर, याद है बताए थे, अब वहां मिला देते हैं दोनों को। रोम वेनेसिया पर रोम और वेनेसिया पर अधिकार करने के क्रम में, यही देखिए, अधिकार करने के क्रम में, अधिकार करने के क्रम में काबुल से मुलाकात हुई। किससे? काबुल से। वही कौन? काबुल से मुलाकात हुई। और मुलाकात होगा तो क्या करेगा? समझौता नहीं, टोटल क्षेत्र दे देगा आपको जीते हुए। मुलाकात हुई और बिना शर्त के जीते हुए क्षेत्र उसको दे दिया। बिना शर्त के जीते हुए क्षेत्र उसको दे दिया। बिना शर्त के जीते हुए क्षेत्र उसको दे दिया। इसी के साथ इटली के एकीकरण की बाधाएं समाप्त हो गई। इसी के साथ इटली गस्ती से चूचा नहीं कर, अफसोस नहीं करना चाहते, बिल्कुल बोलना कहता छोटो फेंक सफल है जीरो से एकीकरण। इसी के साथ इटली के एकीकरण की बाधाएं समाप्त हो गई। इटली के एकीकरण की बाधाएं समाप्त हो गई। अब चलते माय डियर हम लोग अगला पॉइंट की ओर।
अभी तक जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि आप कहाँ थे, इटली में, अर्थात इटली जो बिखरा हुआ था और वो जो एक हुआ तो वो कैसे कैसे हुआ उस पर चर्चा कर रहे थे। और माय डियर, अब जो हम लोग थोड़ा टहल के थोड़ी दूरी पर है, इटली से जर्मनी चलेंगे। जर्मनी तो जर्मनी भी यूरोप महादेश का एक देश है। और अब चलेंगे जर्मनी की विषम पढ़ने के लिए। ये टूटा हुआ फूटा हुआ बिखरा हुआ क्या था। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण। ये आप लोग भी अपनी कॉपी के ऊपर में जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग भी लिख लीजिए पढ़, फिर हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। जर्मनी का एकीकरण बढ़िया से। शुरू करें? आइए पेन रख दीजिए आप लोग, मजा से रिलैक्स मूड में। चलिए ध्यान को एकाग्र कीजिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ आप लोग नजर रखिए। इसमें तो हमको बताने की जरूरत नहीं कि एकीकरण मतलब एक होना होता है। जर्मनी एक देश ही है। अब मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जानकारी दूं, मैं यार ये भी 1871 में ही एकीकृत हुआ है। 1871 में ही जर्मनी का भी एकीकरण काम पूरा हुआ। लेकिन 1871 ईस्वी से पहले जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। एगो दूगो नहीं, 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। ये 300, ये महानुभाव 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। मैं और इन 300 जो टुकड़ा था उस पर अधिकांश पर विदेशी का शासन था। और उस विदेशी में भी दो गो हीरो, वही ऑस्ट्रिया और इसके अधिकांश क्षेत्रों पर दो देश का शासन था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। ये दोनों देश का शासन था इस पर, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। आओ भाई, आपने इसकी वस्तु स्थिति को समझ गए कि 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। यहाँ पर भी नोच रहा था ऑस्ट्रिया और फ्रांस। बिल्कुल गिद्दर बन के कहिए कि बाघ बन के कहिए, अब भागेगा गिद्दर। यार ये जो इटली में चल रहा था आंदोलन एकीकरण का, मेजनी का, कॉन्टकाबुर का, गेरिबाल्डी का जो उत्साह देखिए किस तरह से था। अब अंदाज लगा सकते हैं कि इतना बड़ा एक छोटा सा भी कोई काम करता है ना तो उसका रिटर्निंग मांगता है कि हमको क्या दोगे। लेकिन गेरिबाल्डी उतना बड़ा काम किया, कुछ रिटर्निंग नहीं मांगा। तो समझ सकते हैं कि उससे दुनिया प्रेरणा ली होगी उस टाइम। और उससे प्रेरित हुआ था इसी जर्मनी के एक व्यक्ति थे। वो कौन व्यक्ति थे वो सुनाते हैं। वो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति का नाम लीजिए, उसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? अब ये बताएंगे हम कि बिस्मार्क आखिर थे कौन। ध्यान से सुनिएगा मैं, इधर मत ध्यान दे। बिस्मार्क मैं ये जो 300 टुकड़ा में बटा हुआ था उसी में से एक राज का नाम था परसा। ये था जिसका मैंने वियना सम्मेलन में चर्चा किया था और बताया था कि जर्मनी का एक राज्य है, यही है परसा। 300 में से सबसे शक्तिशाली परसा। अब परसा का शासक 19वीं सदी शुरू हुआ तो कुछ ही दिन के बाद यहाँ का शासक बना था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ये माइडियर यहाँ के शासक बना परसा। और ये परसा के शासक में भी देश प्रेम की भावना थी। ये अपने देश से बड़े चिंतित रहते थे कि मेरा देश इतना टुकड़ा बटा हुआ है। ये चाहते थे कि इटली एक हो, सॉरी जर्मनी एक हो। अभी भी तो इटली का जो पढ़ा है। तो विलियम प्रथम एक पर एक प्लान बना रहा था लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही थी। और इसी बीच एक होनहार, एक ताकतवर, एक बुद्धिजीवी
व्यक्ति पर नजर गया जो था बिस्मार्क। जैसे आप फोटो देखते हाँ, जिसका फोटो ऊपर में है। बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे इन्होंने। और ये बिस्मार्क पर नजर गया और बिस्मार्क को तुरंत इन्होंने ऑब्जर्व किया मेडिया। और 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में इसको बना दिया कौन? विलियम प्रथम कौन? प्रधानमंत्री। हाँ, कहाँ का? जर्मनी का दिया, वर्षा का बन गया प्रधानमंत्री। और बिस्मार्क, और मैं आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 300 टुकड़ा को, यहाँ पर तो 3-3 आदमी लगा था इटली में, और यहाँ पर अकेले, और ज्यादा समय भी नहीं लिया। 62 में तो प्रधानमंत्री बना है और 71 में कर दिया, अर्थात 9 वर्ष, मात्र 9 वर्ष के अंदर अंदर 300 टुकड़ा को उन्होंने एक कर दिया। ये छोटी बात नहीं है मेरे डियर। आपको लगता होगा कि ये क्यों, कैसे कर दिया? मेरे डियर, ये जो सूत्र लिया था ना, वो इटली के ही एकीकरण से लिया था सूत्र। अब कैसे, क्या सूत्र लिया था, अभी हिलना डोलना नहीं आपको, मैं सारा इसका चिट्ठा खोलूंगा अभी। ये जो अपने प्लान जो बनाया 1862 ईस्वी में, जैसे ही प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनते ही इसको याद आ गया गेरीबाल्डी का, और गेरीबाल्डी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था। उसके तलवार के धारे देख के कितना लोग भाग गया था, क्योंकि उसके तलवार के धार देख के सबने सोचने लगा कि जान बचे तो लाख रुपए नहीं। इन्होंने भी सोच लिया कि उस पर चलेंगे हम, अर्थात तलवार के धार पर। अर्थात इन्होंने एक नीति अपनाया। मेडिया याद रखना, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। वो नीति अपनाया था रक्त और लोह नीति। रक्त और लोह नीति, अर्थात रक्त और लोह नीति कौन अपनाया? बिस्मार्क। अर्थात इन्होंने सीधा कह दिया कि मैं जर्मनी को एक कर दूंगा, लेकिन उसमें खूने बहेगी, हत्याएं होगी, मर्डर होगा, दंगा फसाद होगा। सीधा ये नहीं कि प्रेम से, गांधी जी जुगा नहीं। गांधी जी तो लाठियों नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इसमें मारो तो ये दे देता था, इसमें मार दीजिए फूल जाएगा। लेकिन ये कहता था कि अगर कोई आंख उठाता तो उसको आंख को 36 कुंडी को निकाल ले, 36 कुंडी। बिस्मार्क। तो मैं डियर, अब देखिए इस महानुभव को मेहनत क्या करना पड़ा, कुछ टकराव तो हुआ होगा। आप भी सिनेमा देखते हैं, कितनों बलिष्ठ अगर हीरो होता है तो डायरेक्टर जीत नहीं जाते, कहीं ना कहीं नाजुक स्थिति उत्पन्न होती है, कुछ ना कुछ लड़ाइयां होती है। जस्ट लाइक समझो ना, सिनेमा है। इसको भी 3 युद्ध लड़ना पड़ा, 3 को लड़ाई लड़ना पड़ा। मैं तीनों लड़ाई का चर्चा करता हूँ, कैसे कैसे नाटकीय ढंग से जीता है। आइए आप लोग बिल्कुल शांति रहेंगे, मैं 3 लड़ाई को यहाँ पर वो डिकोड करता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। थोड़ा सा जगह तो हमको चाहिए यहाँ पर। बिस्मार्क को कितना लड़ाई लड़ना पड़ा? देखो कैसे कैसे लड़ा। सिनेमा वाला बिल्कुल स्टाइल में है, जैसे सिनेमा में होता है, जस्ट वैसे। सबसे पहला लड़ाई लड़ा मैं डियर डेनमार्क से। बताएंगे अभी कैसे? डेनमार्क से। और कितना ईस्वी में वो भी सुना देते हैं, 1864 में डेनमार्क से। अब 1862 में लड़ा, 64 में लड़ाई लड़ा शुरू कर दिया। अब मैं ये डेनमार्क से जो लड़ाई लड़ा, वो कैसे लड़ा वो सुना देते हैं। था क्या डेनमार्क, क्या था नहीं था? डेनमार्क एक देश थे, मैंने बताया था कि 300 टुकड़ा जो था उस पर विदेशी शासन था, इसमें से फ्रांस तो थे ही, ऑस्ट्रिया भी था, और देश भी थे, तो ये डेनमार्क भी था। डेनमार्क जर्मनी के 2 को क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था, 2 को क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था। वो क्षेत्र का भी नाम सुन लीजिए, कौन कौन था? नहीं, सेल्स और एक था होल्स्टीन। या तो करवा देंगे मैं डियर, कोई दिक्कत नहीं। सेल्सविग और होल्स्टीन, ये दोनों पर किसका अधिकार था? डेनमार्क।
अब देखिए दोनों पर जो डेनमार्क का अधिकार था, तो सबसे पहले इन्होंने इन दोनों को कमजोरहा देश को, अर्थात डेनमार्क इसका बहुत महत्व, ये जो दोनों क्षेत्र था बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जर्मनी का, तो इन दोनों को आजाद करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाया। और ये इससे भी उसको जीतना मुश्किल काम था। किसको? तो इन्होंने काउंट काबूल का नीति अपनाया। याद है दोस्ती का नीति? और याद रखेगा काउंट काबूल फ्रांस से दोस्ती किया था, ऑस्ट्रिया को हराया था। इन्होंने उल्टा किया था, ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया और फ्रांस को तो बाद में, लेकिन पहले डेनमार्क को देखेगा। इन्होंने क्या किया मैं ध्यान देना इधर, बिस्मार्क ने क्या किया, डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया से दोस्ती की। चलिए ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया, दोस्ती करके इस पर लड़ा जब इसको भगा दिया, और भाग गया थी, दोनों क्षेत्र क्या किया, आजाद हो गया, जीत लिया। लेकिन बिस्मार्क शुरू में बहुत ही ऑनेस्टी दिखाया। देखिएगा जो गुस्सा वाला आदमी होते हैं ना, लड़ाई मैर वाला, वो उतना बेईमान नहीं होते। ठीक, जरा पेट में दांत होता है वो बेईमान होता है। तो बिस्मार्क उसी तरह का बेईमान नहीं था। अर्थात जब जीत गया तो कल के ऑस्ट्रिया को कहा कि ठीक है दोनों आदमी मिलके जीते हैं इसको, अर्थात एक क्षेत्र आप ले लीजिए, एक क्षेत्र हमको दे दीजिए। तो माय डियर स्टेल्सविग ले लिया बिस्मार्क, हॉलस्टीन दे दिया किसको, ऑस्ट्रिया। हो गया क्लियर, बिल्कुल दोस्ती पक्की। और क्या कहिएगा, ऐसे दादी भी बड़ा चलने लगा दोस्ती। आ जाइए कुछ ही दिन के बाद अब खेला शुरू करेगा कि हम माय डियर दूसरा लड़ाई होगा उसी से, दोस्ती से। किससे? ऑस्ट्रिया से। ये ऑस्ट्रिया से दूसरा लड़ाई है। ये है माय डियर 1865 में, बस 64 के बाद 65। और सुनो दोस्ती कितना, लड़ाई भी कितना स्टाइल से किया, वो भी सुन लीजिएगा ना। इन्होंने ऑस्ट्रिया को कहा कि आप तो बहुत बड़े साम्राज्यवादी देश हैं, बहुत सारे उपनिवेश है आपके पास, कोई कमी तो है नहीं आपको, ये क्षेत्र हमको दे दीजिए। कौन? इस पर से आप अधिकार हटा लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको। पूरा प्रेम से कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, उपहार में मिला हुआ है, जीत के लिए है अपना लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सुनिए नहीं, दे दीजिए। बहुत खुशामद किया, नहीं माना मैं डियर। कौन ने माना? इन्होंने नहीं माना मैं डियर, और नहीं माना तो दोनों के बीच शेजोवा के मैदान में लड़ाई हुआ। यही बुक ही आप लोग का है, जो बुक है ना, ये डुप्लीकेट बुक। ये वो दिखाई देता है, ठीक है, तो देख लेते। भाई दोनों के बीच लड़ाई हुआ शेजोवा के मैदान में। किसके बीच होगा? ऑस्ट्रिया। अगर हम क्षेत्र का बात करेंगे तो परसा का देंगे, परसा बीच चलेगा ना, परसा के बीच नहीं, ऑस्ट्रिया और परसा के बीच शेजोवा के मैदान में लड़ाई होगी। और समझ सकते हैं कि जीतेगा कौन? बिस्मार्क अर्थात परसा जीत गया भैया, अर्थात ऑस्ट्रिया सबसे पहले दोस्ती को भगा। अभी तक फ्रांस को छुआ भी नहीं था। अब बारी किसका? फ्रांस का। अब फ्रांस में डियर बौखलाना शुरू कर दिया, क्योंकि समझता था कि बारी मेरा है। वो उछल कूद करता था कि इधर उधर बोला करते थे कि बहुत ताकत है तुमको, दिखा देंगे, वो मर्द से भेंट नहीं होगा, अमरी होगा मर्द से। कौन कहता था? बिस्मार्क चुपचाप था, कुछ नहीं बोलता था। देखिए कितना उछले। माय डियर इसको नींद तो होती नहीं थी। किसको? फ्रांस के शासक थे उस समय में नेपोलियन नहीं, वो नेपोलियन नहीं, दूसरा नेपोलियन सिर्फ इसका नाम था, उसका तो दूसरा था। नेपोलियन इसके फ्रांस के शासक थे। अब चूंकि इसलिए कि शासक को नींद नहीं आ रही थी, दिन प्रतिदिन इसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, सेनाएं सब परेशान थी, तो ये समझ आता कि जो हो रहा है कि जो करिए देना है। और लास्ट में जानते हैं डियर 19 जून 1871 ईस्वी को फ्रांस के शासक ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। किसके खिलाफ? थोड़ा सा डेट सुन लीजिए। 19
जून 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 1870। इसके ये फ्रांस के शासक नेपोलियन ने बिस्मार्क के खिलाफ अर्थात पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कहा कि तुम बहुत अपने आप को योद्धा मानते हो तो जाओ फरिया लो, एक बार फरिया लो। तो उल्टे बुखला के कहा भाई क्या फरिया लो, नहीं तो जरूरत इसको था बिस्मार्क को, लेकिन वही युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर बिस्मार्क का तो सारा प्लानिंग था ही, इतनी अनुभवी व्यक्ति जो ऑस्ट्रिया को भगा दिया, तो समझ सकते हैं कि वो क्या क्या करेगा। वो कहा ठीक है बेटा दिखाते हैं तुमको क्या हाल होता है। लड़ाई लड़ा वहां पर एक सेडोन के मैदान में, सेडोबाग में नहीं लड़ा था, जगह होता है ना सुंदरपुर नहीं होता है, सेडोबा और सेडोन के मैदान में फ्रांस और पर्सा लड़ाई शुरू, और इस लड़ाई में जीत हुआ पर्सा का। और पर्सा जब जीता ना मेरे, तो बिस्मार्क जो थे इस यहाँ के शासक को वो हाल किया जो दुनिया में कोई नहीं किया था। ठीक, और इसी के साथ ये इसको जब हरा दिया, अभी छोटा कुछ नहीं किया है, वो 300 ग्राम था ना, अभी तो ये को देखा ये लिया है, टारगेट लिया है। हाँ एगो डेनमार्क, तीन को बताऊं। और उसके बाद तो अभी कितना 297 किधर भागा कोई देखा नहीं, किधर से कौन भाग गया, सब हाथ खड़ा कर दिया भैया इसी के साथ, मैंने किसी से लड़ाई लड़ना नहीं पड़ा, सब खाली कर दिया। और इस तरह से बिस्मार्क ने मात्र 9 वर्ष के अंदर 300 टुकड़े में बिखरे जर्मनी को एक करने में सफल हो गए। तो मैं इस पर क्वेश्चन 3 तरह के पूछता है, वो भी सुन लो, दिमाग में भी होना चाहिए कि आपने जो अभी जो मेरा भाषण सुना, इससे 3 तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का वर्णन करें, तो पूरा डिटेल करना पड़ेगा। आजकल वैसे बोर्ड कोई वकात नहीं है पूछने का क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण करें, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं देता है, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा लिखने में। तो वो पूछता क्या है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला तो क्वेश्चन एक तो रहेगा कि जर्मनी का एकीकरण बताइए, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए, एक और तीसरा होता है। वो तीसरा क्वेश्चन रहता है मेडिया कि जर्मनी का एकीकरण विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए असंभव हो सकता था कैसे। कहने का तात्पर्य मेरा भाई मेमोरियल कि बिस्मार्क को जो प्रधानमंत्री बनाया, तो कौन बनाया था, विलियम प्रथम बनाया था, वो शासक थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री बना के उसको मौका दिया जर्मनी को एक करने का। अगर वो मौका नहीं देता तो ये नहीं भी हो सकता था इससे। साथ ही साथ विलियम प्रथम इसको उचित सहायता भी दिया समय समय पर, और उचित सहायता मिलने के कारण ये प्रधानमंत्री फ्री होकर काम किया और बिखरे हुए जर्मनी को एक कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करवाते हैं, आपको ऐसे डील करना है कि कहना कि बिस्मार्क को विलियम प्रथम ही प्रधानमंत्री बनाया और मौका दिया कि बिखरे हुए जर्मनी को एक करने का, साथ ही साथ समय समय पर उचित सहयोग भी दिया, जिसके बल पर वो शीघ्र ही इस कठिन काम को संभव बना दिया। अगर उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाता और उचित सहयोग नहीं देता विलियम प्रथम, तो इसके लिए ये काम असंभव हो सकता था। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ये तीनों क्वेश्चन का आपका इसमें जवाब छुपा हुआ है अभी, लेकिन टाइम आज हो गया। ये अपना लोग का एक बड़ा बीमारी है यार, ये रह जाता है लिखाने के लिए बेस का नहीं। चलिए कल ऐसा पॉइंट पढ़ाएंगे कि उड़ाना नहीं चाहिए, आगे सब कुछ मजा तो आएगा। मैंने प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, दिखा देंगे एसएसटी क्या है, आप सिर्फ रेगुलर है। तो बढ़िया, आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम देगा।